Today's lecture is about general concept regarding metabolism. As in previous lecture, we discussed digestion and absorption of carbohydrate, and in which we specially discussed that how carbohydrate absorb and through portal circulation it enter into liver. Liver is specially site for all kind of metabolism, all nutrient metabolism. But in this lecture we generally talk about metabolism, not specifically carbohydrate. In next class we will discuss about carbohydrate metabolism. So what is metabolism? Metabolism is a set of life sustaining chemical reaction in body, and conversion of food into energy by set of chemical reaction is called energy metabolism. अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की इन सिंपल वर्ड्स तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं फॉर द ब्रेक डाउन एंड फॉर द एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहे होते हैं. उन दोनों की कम्बिनेशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे कि दो तरह के होते हैं मेटाबॉलिज्म, आप कह सकते हैं टू टाइप्स होती है. एक होती है एनाबॉलिज्म एंड एक होती है कैटाबॉलिज्म. जो इन कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिक रिएक्शन ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू अ फ्यू सिंपल मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया रिस्पेक्टिवली. ओके एंड जो हमारी प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, जो प्रोटीन है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और जब हम उनकी ब्रेकडाउन कराते हैं तो वो चेंजेस होते हैं अमोनिया में, और फिर अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, और फिर यूरिया हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है. सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी से एक्सेल हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो डिफरेंट जगहों पे एज ए सबस्ट्रेट यूज हो जाता है. ठीक है. अब कैटाबॉलिज्म ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास एनाबॉलिक पाथवे है, एनाबॉलिक पाथवे में जो है वो डिफरेंट जो कम्प्लेक्स पाथवे जो फॉलो करते हैं, और जो सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं. सेम जैसे कि हमने ग्लूकोज पढ़ा था, तो ग्लूकोज इज अ सिंपल मोनोसेक्राइड, वो गुलैक्टोज के साथ या सुक्रोज के साथ मिलकर डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बनाता है. तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स का कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जो है कन्वर्ट होना, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म. अब कैटाबॉलिज्म जो है उसमें जो है वो एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, और जो एनाबॉलिज्म है उसमें एनर्जी जो है वो यूज़ होती है. क्यों? क्योंकि हमने कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. और कैटाबॉलिज्म में जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में उससे कन्वर्ट होना है. तो जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जब वो ब्रेक करते हैं तो जो उन्होंने अपने अंदर एनर्जी रिजर्व की होती है वो भी रिलीज़ होती है. ठीक है. अब जो है जो पाथवे है वो सीरीज ऑफ रिएक्शन और स्टेप्स पे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें डिफरेंट एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं. तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस or you can say importance of these pathways? They are useful in tracing connection between pathway, visualizing purposeful movement of metabolic intermediates and depicting their flow. बेसिकली अगर ये सीरीज ऑफ रिएक्शन और सीरीज ऑफ चेन पे जो है वो डिपेंड कंसिस्ट कर रहे होते हैं, और उनमें हर स्टेप के ऊपर डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट तरह के को फैक्टर को एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं. तो ये जो हैं पाथवे हमें इंटरलिंक करने में हेल्प करते हैं कि किस तरह डिफरेंट पाथवेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं. जैसे कार्ब, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म है, तो वो किस तरह आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, उनमें क्या इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, ये सब जो है वो हमें ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है हमें पता चलता है. अब मैंने जो आपको बताया कि हम कैटाबॉलिज्म में जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो जो एनर्जी है वो ऐसे ही नहीं रिलीज़ हो जाती कि मतलब आपने वो ब्रेक डाउन हुआ और एनर्जी रिलीज़ हो गई. उसके लिए सीरीज़ ऑफ स्टेप रिक्वायर होते हैं कि हर स्टेप पे एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है. ये आगे आप जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे हर न्यूट्रिएंट का, तो हमें आपको पता चलेगा कि किस तरह एनर्जी जो है वो लिबरेट हो रही होती है. तो उसके लिए सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है. फर्स्टली जो है वो हाइड्रोलिसिस होती है, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनकी थोड़े सिंपलर वंस में. ठीक है. और वाटर हम ऐड करते हैं फॉर द हाइड्रोलिसिस पर्पस. तो जो सपोज अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें, तो जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, हम पॉलीसेक्राइड में वाटर ऐड कराते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं. जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो ब्रेक डाउन होती है और वो कन्वर्ट होता है लेस कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन की, तो हमने उसकी ब्रेक डाउन कराई है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है.
ठीक है। द सेकेंड स्टेज इज बिल्डिंग ब्लॉक कन्वर्टेड इनटू मोर सिंपलर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज। ठीक है, अगर हम फिर उस जो ग्लूकोज हमें सेकेंड स्टेप में इन्वॉल्व हुआ था हम उसको करेंगे तो वो और सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। एंड थर्डली एंड लास्टली जो ऑक्सीडेशन होती है सिंपलर मॉलिक्यूल्स की, और वो कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, अमोनिया में, डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट, प्रोटीन है, फैट है कि कार्बोहाइड्रेट है। तो उसके बाद जो है वो अलॉट ऑफ एनर्जी जो है वो obtain होती है। जो एनाबॉलिक पाथवे हैं उनमें एनर्जी रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ताकि वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बना सके फ्रॉम सिंपलर वंस। अब जो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ये रेगुलेट कैसे होते हैं, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो रेगुलेट कैसे होते हैं, कि इन्हें कैसे पता चलता है कि आपने इस स्टेप पे ब्रेक डाउन होना है, इस स्टेप पे बनना है, इस स्टेप पे कौन सा एंजाइम यूज होना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है in order to obtain sufficient energy and end product according to need of cell, all pathway must be correlated. Cells coordinate with each other for efficient work in the form of hormones, neurotransmitter, nutrients जो हैं इनकी अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। और जो जितने भी डिफरेंट पाथवेज हैं या उसके अंदर जितनी भी कोऑर्डिनेशन हो रही है वो सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं और एक टीम की तरह आप कह सकते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, और उसके रिटर्न में वो जनरेट करते हैं सिग्नल्स को सेल्स में, और सेल कम्युनिकेट करते हैं थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन वेज के थ्रू। ठीक है, जब कभी आपको पता है कि रिसेप्टर पे आके कोई चीज़ अटैच होती है तो वो सिग्नल जनरेट करते हैं, और जो सिग्नल है वो मैसेज लेके जाता है और फिर वहाँ पे इफेक्टर के पास, और फिर जो है वहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो काम हो रहा होता है। तो जो कम्युनिकेशन होती है वो स्पेसिफिकली 4 तरह की होती है। एक होती है इंट्रासेलुलर, एक होती है इंटरसेलुलर, एक होती है सेकंड मैसेंजर के थ्रू। ठीक है, और एडिनल साइक्लेज के थ्रू। ठीक है, जो इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन होती है उसे हम कहते हैं जो विद इन सेल्स होती हैं, कि वो एक सेल जो है वो अपने, जैसे कि अभी आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है ये इंट्रासेलुलर के नीचे जो लेफ्ट हैंड वाली साइड पे है। ठीक है, ये लाइगेंड होते हैं जो एज अ मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। जो लाइगेंट है वो रिसेप्टर पे आके अटैच होता है, उसी सेल में सिग्नल जनरेट होता है और उसी सेल में रिस्पॉन्स आता है। विद इन अ सेल जो अगर कम्युनिकेशन हो रही है उसे हम इंट्रासेलुलर कहते हैं। और जो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन होती है वो होती है बिटवीन द सेल्स, बिटवीन 2 सेल्स। ठीक है, एक सेल जो है वो सिग्नल सेंड करता है, दूसरा सेल जो है वो उसमें रिस्पॉन्स शो करता है, उसके रिसेप्टर पे जाके वो लाइगेंट अटैच होता है और जो है वो सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र होता है और जो है वो रिएक्शन आता है। ठीक है, तो फिलहाल अपने 2 तरह की कम्युनिकेशन पढ़ी, इंट्रा कम्युनिकेशन, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। इंट्रा कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं कि विद इन अ सेल कम्युनिकेशन हो रही है, और इंटरसेलुलर में जो है वो कम्युनिकेशन बिटवीन 2 सेल्स कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, तो जो इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन है वो रैपिड रिस्पॉन्स जो है वो देती है, क्योंकि एक ही सेल के अंदर काम हो रहा है तो जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन जो इंटरसेलुलर है वो जो है वो स्लोअर होती है कंपेयर टू इंट्रासेलुलर, के सिग्नल जो है वो थोड़ा देर से जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम कह रहे हैं कि 2 सेल्स के दरमियान या एक ही सेल ने कम्युनिकेट कर लिया है। अब वो जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र कैसे हुआ। अब उस सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के जो हैं वो 4 वेज हैं। एक होती है पैराक्राइन। ठीक है, पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, जो एडजेसेंट सेल होता है या नियर बाय सेल होता है, उसके पास अपना मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने साइनेप्टिक पढ़ी होगी, साइनेप्सिस आपने एफएससी में भी पढ़ी होगी, आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे। ये आपको नज़र आ रहा है, ये है एक साइनेप्टिक वेसिकल, एक ये दूसरा साइनेप्टिक वेसिकल है। इसके दरमियान जो है वो स्पेस है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं जिसे। ठीक है, तो जो ये दोनों आपस में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास न्यूरल सिग्नल जनरेट होते हैं वो आपस में थोड़े थोड़े से। अब जो एक सिनेप्टिक वेसिकल जो है न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट किए, और वो जो अपने एडजेसेंट वाले था उसके रिसेप्टर पे जाके अटैच हो गया और उसने सिग्नल ट्रांसफ़र किया और जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की। ठीक है, इस केस में जो लाइगेंड था वो न्यूरोट्रांसमीटर थे। लाइगेंड वही मॉलिक्यूल है ना जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो पैराक्राइन की केस में अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि पैराक्राइन क्या होते हैं, बेसिकली वो सिग्नलिंग होती है जो अपने नियर बाय सेल्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास सिनेप्सिस है वो हमारे पास पैराक्राइन की एग्जाम्पल है, कि जो एक हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जाता है एक से दूसरे पे जो उसके एडजेसेंट ही प्रेजेंट है।
तो ये होगी हमारे पास पैराक्राइन। नेक्स्ट इज ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है कि जो सिग्नल है वो अपने आप को ही सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। एक सेल है वो अपने आप को ही सिग्नल, इस केस में जो लाइगेंड है वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ अपने ही सरफेस पे, जो अपना ही सेल है उसी की सरफेस पे जो लाइगेंड है बाइंड करता है और जो है रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि हमारे पास मोस्टली जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं और जो पेन की सेंसेशंस होती हैं वो हमारे पास ऑटोक्राइन होती हैं, ठीक है। कि एक उसी सेल के ऊपर पेन है, उसी सेल के ऊपर रिसेप्टर है, उसी पे जाके लाइगेंड अटैच हो रहा है और वही जो है वो इफेक्ट कॉज कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोक्राइन सिग्नलिंग। जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है ना, या वो होती है हमारी हार्मोनल सिग्नलिंग, ठीक है। जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट होते हैं और ये ट्रैवल करते हैं थ्रू ब्लड या दूसरी लिम्फ सर्कुलेशन से, और फिर जाके टारगेट सेल पे जो है, जो कि बॉडी के किसी दूसरे पोर्शन में पड़ा होगा, वहाँ जाके जैसे जैसे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे इधर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है और जाके वो स्केलेटल मसल्स पे एक्ट करता है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। तो ये हमारे पास होती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट होती है वो होती है हमारे पास सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है, या जो जिसमें सेल टू सेल कॉन्टैक्ट जो है ये ज़्यादातर जो है वो प्लांट सेल में होता है, क्योंकि जो उनकी सेल वॉल्स होती हैं उनमें प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो आपस में जो है वो कंबाइन करती हैं और जो ट्रांसफ़र करती हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल टू सेल कॉन्टैक्ट है। ये आपको नज़र आ रहा है सेल टू सेल कॉन्टैक्ट में कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में आप कह सकते हैं डिफ्यूजन गैप जंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उसके थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे गैप्स नज़र आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसी के थ्रू जो है वो सिग्नल डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है बिटवीन द सेल्स। ये आपको सारी सिग्नलिंग का एक ओवरव्यू दिया हुआ है। सबसे पहले है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन जो है वो अपने ही सेल को टारगेट करता है, अपने सेल पे ही रिसेप्टर पे जाके लाइगेंड अटैच होता है और सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। ये आपकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में और पेन सेंसेशन में ज़्यादातर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी ये सेल टू सेल है, ये सेल की जो वॉल होती है उसके सेल मेम्ब्रेन पे या सेल वॉल पे इन द केस ऑफ प्लांट्स गैप जंक्शन होते हैं जिसके थ्रू वो डायरेक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारे पास पैराक्राइन। पैराक्राइन जो है वो अपने नियर बाय सेल पे जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, दूर नहीं कर सकता जैसे हमने एंडोक्राइन में पढ़ा कि वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसफ़र करता है, नहीं। अगर आपका एडजेसेंट है तो वो उसके थ्रू जो है, जैसे हमारे पास नर्व सेल जो हैं वो एक दूसरे को नर्व जनरेट करते हैं और सिनेप्सिस के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। लास्ट इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या है कि एक बॉडी पार्ट ने सिग्नल जनरेट किया है और वो डिस्टेंट बॉडी पार्ट के ऊपर गया है और उधर उसने जाके इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, थ्रू ब्लड स्ट्रीम वो फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड मैसेंजर। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम क्या होता है कि इसमें आर सिग्नल्स that relay signal received at receptor on cell surface to target molecule in cytosol and nucleus। इसका मतलब ये है कि ये जो सेकेंड मैसेंजर होते हैं ये ट्रांसमिट सिग्नल करते हैं रिसेप्टर के ऊपर टू अ टारगेट, ठीक है। और फिर जो है सीरीज ऑफ रिएक्शन होती हैं और फिर जाके सेकेंडरी मैसेंजर बनता है और फिर जो है वो सिग्नल जनरेट होता है। इन सेल जो है वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है एपिनेफ्रीन का, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो जो एपिनेफ्रीन है वो मेडिएट करता है एक्टिवेशन सेकेंडरी मैसेंजर की, जिसे हम साइक्लिक एएमपी कहते हैं। वो एक्टिवेट कराता है सेल सिग्नलिंग पाथवे को और वो हार्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं, ब्लड वेसल डायलेट कर देते हैं और ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कराते हैं लीवर में। ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है कि सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू जो प्रोड्यूस होते हैं। थ्री मेजर हमारे पास है साइक्लिक एएमपी, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन। ये तीनों जो हैं वो एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर का क्या काम होता है कि जो फर्स्ट मैसेंजर ने मैसेज दिया है उसको लेके जाना है विद इन द सेल और जाके एक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है। अगर एपिनेफ्रीन ने था वो एक था फर्स्ट मैसेंजर, ठीक है, जो कि लाइगेंड था, वो जाके अटैच होता है रिसेप्टर पे। जब वो रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक सेकेंडरी मैसेंजर जिसे हम कहते हैं साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी जो है वो फिर जाके सिग्नलिंग पाथवे जो है वो
जाके इफ़ेक्ट कराता है और हार्ट रेट इंक्रीज़ कराता है, ब्लड वेसल डायलेट कराता है स्केलेटल मसल्स की, और ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में कन्वर्जन कराता है। ये एक एग्जांपल है। बेसिकली जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक फर्स्ट मैसेंजर होता है, वो जाके रिसेप्टर जो सेल की सरफेस पे रिसेप्टर अटैच है, जैसे यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये येलो कलर का फर्स्ट मैसेंजर है जिसको इन्होंने एपिनेफ्रिन का नाम दिया है। ये जाके जो सेल के ऊपर रिसेप्टर है उसके साथ जाके लाइक बाइंड करता है। उसके बाद सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होती है जिनके थ्रू जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और फिर वो जाके एक्ट करता है आगे और इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया है कि जो फर्स्ट मैसेंजर और फिर सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होता है और फिर वो कैसे होता है, ठीक है। जो मैंने आपको बता तो दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ 3 टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर मैंने अभी आपको बताया, और भी तरह के होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि मोस्ट केसेस में जो लाइगेंड है वो बाइंड करता है रिसेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, और जो बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड है रिसेप्टर कन्फर्मेशनल चेंजेस कॉज करती है रिसेप्टर में। जो कन्फर्मेशनल चेंजेस हैं वो अफेक्ट करती हैं एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर पे और रिजल्ट करती हैं प्रोड्यूक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर की। इस केस में क्या होता है कि जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, द कन्फर्मेशन चेंज एक्सपोज अ बाइंडिंग साइट फॉर अ जी प्रोटीन, ठीक है। जो जी प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है हमारी जब लाइगेंड बाइंड कर जाता है, और जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट होती है, ठीक है, उसकी एक्टिव साइट जो है वो एक्सपोज होती है। द जी प्रोटीन इज बाउंड टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ सेल एंड कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट अल्फा, बीटा एंड गैमा, ठीक है, और उस जो जी प्रोटीन है वो ट्रांसड्यूसर जो है वो एज अ एक्ट करती है। When G protein bind with receptor, it become able to exchange a GDP, ठीक है। वो GDP को क्या करती है, molecule on its alpha subunit for a GTP. Once the exchange takes place, the alpha subunit of G protein break from the beta and gamma subunit. All part remaining membrane bound. The alpha subunit now free to move along the inner membrane eventually contacts other membrane bound protein, the primary effector. The primary effector then has an action which creates a signal that can diffuse within the cell. The signal is called second messenger. The second messenger may then activate a secondary effector whose effect depend on the particular secondary messenger system. अब ये जो मैंने सब आपको बताया, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कि किस तरह जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो अपना रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर हमारे पास जो है वो एक रिसेप्टर अटैच होता है। हमारे पास फर्स्ट मैसेंजर आता है, फर्स्ट मैसेंजर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आके जाके अटैच होता है रिसेप्टर के साथ। जब वो जाके रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो रिसेप्टर जो है उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, ठीक है। उन चेंजेस की वजह से जो है वो जो जी प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन में अटैच होती है, साइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पे अटैच होती है, वो एक्टिवेट होती है। जो जी प्रोटीन है उसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, ठीक है। जब वो एक्टिवेट होती है तो जो उसका अल्फा सब यूनिट है वो जीडीपी को कन्वर्ट करता है जीटीपी में। जब वो उसको जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करता है तो जो अल्फा सब यूनिट है वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोटीन, मतलब जो बीटा और गैमा सब यूनिट था उनसे डिटैच हो जाता है। जब वो डिटैच हो जाता है तो फिर सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं और वो जाके अफेक्ट करता है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी इफेक्ट, ठीक है। अल्फा सब यूनिट का डिटैच होना यह है प्राइमरी इफेक्ट, ठीक है। जब प्राइमरी इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर जो इफेक्ट है वो स्टिमुलेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर की सिंथेसिस को। सेकेंडरी मैसेंजर की सिंथेसिस जो है वो हमारे पास जनरेट होती है और फिर वो जाता है सेकेंडरी मैसेंजर और वो जो है वो इंटरसेलुलर प्रोसेस को जो है वो एक्टिवेट करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये एक सिंपल वर्ड में मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया है। Cyclic AMP dependent G protein coupled receptors. Some types of transmembrane receptors are naturally coupled to an internal protein called G protein. This G protein is composed of 3 subunits: alpha, beta, and gamma subunits. The alpha subunit in its inactive state is bound to a GDP molecule. When a ligand, either an internal molecule or a drug, binds to the extracellular domain of these receptors, it activates it.
As a result of this activation, GTP molecule replaces the GDP molecule bound to alpha subunit. The alpha GTP subunit dissociates from the other subunits of G protein and binds to and activates the membrane-attached adenylyl cyclase enzyme. One of the main functions of active adenylyl cyclase enzyme is to activate second messenger system through catalyzing the conversion of ATP into cyclic AMP. In turn, cyclic AMP converts the inactive protein kinase P, abbreviated as pKa, into its active form. The active pKa phosphorylates and activates large numbers of cellular enzymes that induce cascades of biological effects. Thus, single ligand can induce huge number of cellular reactions.